साथियों नमस्कार। बायो क्लास के इस एपिसोड में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस माने न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। न्यूक्लियस जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करने में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं ये न्यूक्लियस जो होता है उन सबको कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। किस सन में की थी? 1831। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी। तो न्यूक्लियस का ये एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है। ये न्यूक्लियस है ऊपर का और ये नीचे का न्यूक्लियोलस है। ये ग्रीन वाला जो आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियोलस है। इसका डिटेल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। हम चाहते हैं कि इसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से सेव कर लें, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में केवल डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ही पूछा जाता है कि रिप्रेजेंट द डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस विथ नोमेनक्लेचर। नामकरण के साथ न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस का नाम चित्र बनाइए। तो आप इसको बना देंगे कि 5 नंबर में संभव तो पूछा जाता है, खास करके इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है गहरे भूरे रंग का सेल में धंसा हुआ होता है ये न्यूक्लियस। और इसके मुख्यतः जो पहला केंद्रक कला जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और दूसरा जो है वो केंद्रक रस आबलिक केंद्रक द्रव्य, इसे इंग्लिश में न्यूक्लियर सैक, न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म के भी नाम से जानते हैं। तीसरा जो होता है वो न्यूक्लियोलस होता है और चौथा जो है वो क्रोमैटिन थ्रेड्स होता है। इसमें आप देखेंगे केंद्रक कला जो होती है ये इनर और आउटर मेम्ब्रेन को मिलके केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाती है। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये दोनों मिल के जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाती है। दूसरा जो है केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये इसके अंदर जितने भी लिक्विड मटेरियल पाए जाते हैं इन सब को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर लिक्विड मटेरियल ये सब जो भी पाए जाते हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म का कहलाते हैं इसके अंदर। तीसरा है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ये है ग्रीन वाला और इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर ये है। चौथा जो है क्रोमैटिन धागे, ये क्रोमैटिन धागे रेड कलर से दिखाया गया है। ये क्रोमैटिन धागे जो हैं ये भी न्यूक्लियोलस में न्यूक्लियस। किसी सेल में न्यूक्लियस दो भी पाए जाते हैं। मोस्टली सेल में सिंगल ही होता है, लेकिन किसी सेल में ये दो न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे एक शैवाल होता है जो बॉटनी में पढ़ेंगे आगे, उसका नाम है क्लाइडोफोरा। क्या नाम है? क्लाइडोफोरा। ये एल्गी है, शैवाल, हिंदी में से शैवाल कहते हैं। इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं और बाकी मोस्ट ऑफ दिस मैक्सिमम केस में अधिकतर कोशिकाओं में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस का ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसको अगर देखेंगे इसमें तो इसमें प्रोटीन जो होता है वो 70 से 80% होता है। प्रोटीन 70 to 80%। फास्फोलिपिड जो है फास्फोलिपिड 3.5%, डीएनए 10%, आरएनए 2.5%। इतने केमिकल कंपोजिशन जो है इसका ये इस तरह से है। प्रोटीन 70 to 80%,
फास्फोलिपिड 3.5%, डीएनए 10% और आरएनए जो होता है 2.5% इस न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन ये दोनों मिला के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाती है। इसमें जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसको चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसी को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला कहते हैं। ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसमें लिपिड प्लस प्रोटीन ये दोनों पाए जाते हैं। इसी लाइपोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन कह सकते हैं, इसी की ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी होती है। अब दूसरा है इसमें केंद्रक रस, केंद्रक द्रव्य, इसे न्यूक्लियर सैक, न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। जो इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो लिक्विड होता है, उसी को इसके अंदर जो भी लिक्विड होता है उसी को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक रस, केंद्रक द्रव्य, इसे न्यूक्लियर सैक, न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं। कैरियोप्लाज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, केंद्रक, और प्लाज्म मतलब होता है जो लिक्विड होता है, इसलिए इसको कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं। ये जो होता है इसमें मैक्सिमम प्रोटीन पाया जाता है। ये प्रोटीन का बना होता है, इसी में क्रोमैटिन थ्रेड, न्यूक्लियोलस और ये जो है ये धंसे रहते हैं, उसी में इम्बेडेड रहते हैं इसी लिक्विड में। इसी लिक्विड को जो है कैरियोप्लाज्म कहते हैं। एंजाइम और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं सॉरी, ये राइबोसोम, इसमें एंजाइम और राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ये जो राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं ये कैरियोप्लाज्म में या न्यूक्लियोप्लाज्म में, वो साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले राइबोसोम की ही तरह होते हैं। दूसरा है न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। ये जो ग्रीन कलर का है आप देख रहे होंगे, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो है जिसको न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहते हैं। इसकी खोज फोंटाना ने की थी। फोंटाना एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है फोंटाना। ये 1781 न्यूक्लियोलस, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो आप लोग देख रहे होंगे इसी को न्यूक्लियोलस कहते हैं या केंद्रिका। इसका डिटेल स्ट्रक्चर ये रहा है और इसकी खोज फोंटाना ने 1781 ईस्वी में की थी। और इसका खोज तो इन्होंने की थी, लेकिन इसका न्यूक्लियोलस नाम एक साइंटिस्ट थे बोमेन, इसका नामकरण जो है एक साइंटिस्ट थे बोमेन। बोमेन ने 1840 ईस्वी में की थी न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। अब केंद्रिका में देखेंगे, न्यूक्लियोलस में इसके 4 पार्ट होते हैं। मेनली इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला देखेंगे, पहला है ये पार्स एमार्फा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जो है, मैट्रिक्स में ये फाइब्रिनर और ग्रेनुलर ये समांगी स्थान होता है, इसमें सभी फैले हुए होते हैं। ये पूरा जो स्पेस होता है इसको मैट्रिक्स कहते हैं और इसको पार्स एमार्फा भी कहते हैं। ये पूरे स्थान को पार्स एमार्फा या मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें ये ग्रैनुलर पोर्शन और ये फाइब्रिलर पोर्शन ये सब इसमें स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं। दूसरा जो है वो है ग्रैनुलर पोर्शन। ये जो इसमें गोला गोला दिखाई दे रहा होगा आपको ब्लू कलर से, ये ग्रैनुलर पोर्शन या राइबोसोमल प्रिकर्सर कहते हैं। यहीं से राइबोसोम की उत्पत्ति होती है। यही जो है यहीं से राइबोसोम बनता है और इसी दाने के समान रहता है। इसे ग्रैनुलर पोर्शन या राइबोसोमल प्रिकर्सर कहते हैं। ये ग्रैनुलर पोर्शन जो है ये प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं।
और तीसरा जो है फाइब्रिलर पोर्शन, ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, ये जो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, इसे आरएनए फाइब्रिल्स भी कहते हैं। चौथा जो है वो है इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमैटिन, ये जो रेड कलर से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसे इंट्रान्यूक्लियर क्रोमैटिन कहते हैं। और ये दो तरह के होते हैं। पहला जो है पेरीन्यूक्लियर क्रोमैटिन, पहला जो है पेरीन्यूक्लियर क्रोमैटिन और दूसरा जो है साइटोप्लाज्मिक क्रोमैटिन है। इंट्रासेलुलर क्रोमैटिन जो होता है, ये दो क्रोमैटिन, ये जो रेड कलर से है, ये इंट्रासेलुलर क्रोमैटिन कहलाता है। ये दो तरह का होता है। पहला जो है पेरीन्यूक्लियर क्रोमैटिन और दूसरा जो है इंट्रासेलुलर क्रोमैटिन। पेरीन्यूक्लियर क्रोमैटिन मतलब होता है, पेरी मतलब होता है पेरीफेरी, किनारे की तरफ, तो मतलब होता है पेरी, पेरी मतलब होता है पेरीफेरी, किनारे की तरफ जो क्रोमैटिन पाया जाता है उसको पेरीन्यूक्लियर क्रोमैटिन कहते हैं। दूसरा जो है वो है इंट्रासेलुलर क्रोमैटिन, जो सेल के अंदर क्रोमैटिन पाया जाता है उसे इंट्रासेलुलर क्रोमैटिन कहते हैं। न्यूक्लियस का चौथा पॉइंट देखेंगे, ये क्रोमैटिन थ्रेड्स होता है, क्रोमैटिन धागे, ये जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं। और ये जो दिखाई दे रहे हैं ये भी हैं क्रोमैटिन, और ये जो न्यूक्लियस में बाहर दिखाई दे रहे हैं ये भी क्रोमैटिन है। न्यूक्लियस का अगला पार्ट देखेंगे, चौथा जो है ये क्रोमैटिन थ्रेड्स है। क्रोमैटिन थ्रेड्स यहाँ देखेंगे न्यूक्लियस में रेड कलर से दिखाया गया है, ये क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं। ये जाली के मतलब कि जाल के समान होते हैं, एक्चुअल में ये जाल होते नहीं हैं, ये एकदम डेंस होते हैं, घने होते हैं, और इनका प्रत्येक सिरा फ्री होता है। ये जाल की तरह दिखाई देते हैं लेकिन एक्चुअल में जाल की तरह होते नहीं हैं, ये एकदम घने होते हैं। और यही जो है जब सेल डिवीजन होने लगता है तो यही जो है एकदम डेंस होके, घने होके जो है वो, आगे हम लोग सेल के नए ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक बायो क्लास के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।